ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पॉइंट्स हैं। जॉन मिल्टन रैंक्स का मतलब जॉन मिल्टन की गिनती है सेकंड ओनली टू शेक्सपियर अमंग इंग्लिश पोएट्स। अंग्रेज कवियों में शेक्सपियर के बाद सीधे नंबर 2 पर जॉन मिल्टन ही हैं। He was born on December 9th 1608। 9 दिसंबर 1608 को उनका जन्म हुआ, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ। एंड ही डाइड ऑन नवंबर 8th 1674 और उनकी मृत्यु हुई 8 नवंबर 1674 को। His sonnets are few in number। उनके sonnets गिनती में कम है, बहुत कम है। few नहीं के बराबर 23-24 sonnets लिखे उन्होंने। but they are all very well known। परंतु उनके sonnets सारे बहुत जाने माने हैं। Milton's sonnets have much poetical and autobiographical interest। मिल्टन के सॉनेट्स पोइट्री के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, आत्मकथा के रूप में है। उन्होंने अपनी पर्सनल बातें बहुत सारी करी हैं अपने सॉनेट्स में। उन्होंने प्रेम मोहब्बत पर सॉनेट्स लिखी नहीं, औरतों पर नहीं लिखी, प्रेम मोहब्बत पर नहीं लिखी, पर्सनल बातों के बारे में लिखी, इतिहास से संबंधित बातों के बारे में उन्होंने बहुत सारी सॉनेट्स लिखी। इसलिए पोइट्री के हिसाब से और ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा जैसे खुद के जीवन से जुड़ी हुई बातों का जिक्र उन्होंने अपने सॉनेट्स में किया है। मिल्टन के बारे में कहा जाता है कि वे ग्रैंड स्टाइल में लिखते हैं। ग्रैंड स्टाइल का मतलब बहुत ऊंची शैली में लिखते हैं, मिल्टन के लिए ये कहा जाता है। और ये सोनेट उसी ऊंची शैली या ग्रैंड स्टाइल का एग्जाम्पल है। दे शो मिल्टन के सोनेट्स दर्शाते हैं द फर्स्ट इंडिकेशंस, पहले संकेत, इंडिकेशंस यानी संकेत ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन के लिए जो कहा जाता है कि बहुत ऊंची मर्यादापूर्ण गरिमापूर्ण शैली में लिखते हैं, उसका संकेत हम उनके सोनेट्स में ही देख लेते हैं। क्या है ग्रैंड स्टाइल? द ग्रैंड स्टाइल इज अ लिटरेरी स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल एक साहित्यिक शैली है, मार्क्ड बाय अ सस्टेन्ड। ग्रैंड स्टाइल एक ऐसी शैली है जिसमें देखने को मिलती है, मार्क्ड बाय अ सस्टेन्ड, लगातार चलने वाली और ऊंची मर्यादापूर्ण शैली, एंड लॉफ्टी ऊंची, डिग्निटी एक मर्यादा, एंड सब्लिमिटी बड़प्पन, ऊंचा होना, ऊंचा स्टाइल, बहुत अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, ये सब सबलाइम है जो इंसान के मन को इतनी प्रसन्नता से भर दें कि व्यक्ति फूले नहीं समाता, खुशी महसूस करता है। ये सब सब्लिमिटी, उस शैली में मिल्टन लिखते हैं। मिल्टन्स eyesight began to fail in 1644। मिल्टन की आंखें जवाब देने लगी 1644 में। तो अभी तो उनकी उम्र कम ही थी, 1608 में तो जन्म ही हुआ था, 40 साल के भी पूरे नहीं हुए।
धीरे धीरे 1652 आते आते बाय 1652 ही वॉज टोटली ब्लाइंड। वो एक तरह से पूरी तरह से अंधे हो गए 1652 तक। इन फॉर्म, यदि हम इस सोनेट की बनावट को देखें, फॉर्म स्वरूप को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है तो सोनेट। इट्स राइम स्कीम इज, ये लाइन आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। राइम स्कीम क्या है सोनेट का? ABBA, ABBA, CDE, CDE, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर मैं किसी वीडियो में आपको राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं वो मैं समझा दूंगी। अभी आप सिर्फ पोएम और नोट्स पढ़ो, फिर हम उसको देख लेंगे। द डेट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सोनेट, इस सोनेट की रचना कब हुई, यदि हम उसकी तारीख को ढूंढें तो किसी को भी नहीं पता, अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली कब मिल्टन ने ये सोनेट लिखा। इज अनसर्टेन, अनिश्चित है। दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस, पहली बार जिक्र किया गया है टू मिल्टन्स ब्लाइंडनेस इन हिज पोइट्री। मिल्टन के अंधेपन का पहली बार जिक्र हुआ है इस पोएम में। मिल्टन ने पहली बार अपने अंधेपन का जिक्र कहीं पर भी साहित्य में किया, इस पोएम में किया। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में मिल्टन मेक्स अ रेफरेंस, मिल्टन जिक्र करते हैं टू द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स। बाइबल की जो कहानी है, पैरेबल यानी कहानी जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, टैलेंट सोने के गिन्नी की तरह। तो मिल्टन ने उस मालिक और 3 नौकर जिनको कि मालिक ने टैलेंट्स दिए थे, उसका जिक्र इस सोनेट में किया है। ये बाइबल का रेफरेंस है। आप वो टैलेंट को सुनने के लिए वीडियो दोबारा पोएम का सुन लेना। टैलेंट वॉज अ मेजर ऑफ वेट, बाट की तरह, 250 ग्राम, 500 ग्राम। प्रतिभा, प्रतिभाओं का बाट, आपके पास इतना वजन है प्रतिभा का। एंड हेंस ऑफ वैल्यू, हेंस इसलिए उसकी वैल्यू भी थी। देयर इज अ प्ले ऑफ वर्ड, दोहरा मीनिंग है। देयर इज अ प्ले ऑफ वर्ड, दोहरा मीनिंग है ऑन द वर्ड टैलेंट, टैलेंट शब्द पर, इन इट्स मॉडर्न सेंस ऑफ मेंटल गिफ्ट और एंडोमेंट। मेंटल गिफ्ट प्रतिभा, टैलेंट, एंडोमेंट एक ऐसा उपहार या भेंट जो कुदरती रूप से हमको मिला हो। यहां पर कुदरती रूप से का मतलब है वो पोइट्री लिखने का टैलेंट एक गिफ्ट के रूप में, एंडोमेंट के रूप में, लो मैंने तुम्हें ये दिया। एक पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को देता है, एंडो करता है। वैसे ईश्वर ने अपनी संतान को ये टैलेंट एंडो किया। इन मिल्टन्स केस, मिल्टन के मामले में, द टैलेंट और गिफ्ट, ये जो प्रतिभा है या गिफ्ट है, इज हिज गिफ्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री लिखने की प्रतिभा है। मिल्टन हैड अ ग्रेट डिजायर, मिल्टन की बहुत बड़ी इच्छा थी, टू राइट अ लॉन्ग पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड। वे एक लंबी सी कविता लिखना चाहते थे ईश्वर की तारीफ करके। ही रिग्रेट्स, मिल्टन को इस बात का अफसोस है, दैट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। मिल्टन को लगता है कि मैं ईश्वर की तारीफ में कुछ लिख नहीं पाऊंगा।
बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन की वजह से। ही डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज टैलेंट। मिल्टन अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहते, उसे यूज किए बगैर नहीं छोड़ना चाहते, उसे प्रॉपरली वे यूज करना चाहते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज टैलेंट, वो अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहते। बर्बाद कैसे होगा? उसे इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। बाय लीविंग इट अनयूज्ड, उसे यूज किए बिना वो छोड़ना नहीं चाहते। मिल्टन आस्क्स हिमसेल्फ, मिल्टन अपने आप से सवाल करते हैं, इफ गॉड एक्सपेक्टेड हिम टू TOO, क्या भगवान मुझसे भी उम्मीद करते हैं? चलो सारी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले दिन के उजाले में मेहनत करें और रात के अंधेरे में सोएं, पर मेरे लिए तो भगवान ने केवल अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। तो क्या भगवान मुझसे भी उम्मीद करते हैं? जब मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी है, मेरे लिए रात और दिन का ही फर्क नहीं रखा भगवान ने, तो क्या भगवान मुझसे भी TOO भी उम्मीद करते हैं कि मैं बाकी साधारण लोगों की तरह मेहनत करूं और उनको दिखाऊं कि मैंने ये मेहनत किया? मिल्टन आस्क्स हिमसेल्फ, मिल्टन अपने आप से पूछते हैं, इफ गॉड एक्सपेक्टेड, क्या भगवान उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेड हिम टू, मुझसे भी, टू वर्क लाइक ऑर्डिनरी पीपल, कि मैं सभी साधारण लोगों की तरह मेहनत करूं, when his world was totally dark, जबकि भगवान ने तो मेरी पूरी दुनिया ही अंधेरी कर दी, फिर मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी लोगों की तरह तुम भी मेहनत करो? पेशेंस हैज बीन personified in the poem. पेशेंस का मतलब धैर्य शक्ति। हम सब में एक धैर्य शक्ति होती है, उसका मानवीकरण किया गया है इस पोएम में। कवि की धैर्य शक्ति, द पोएट्स पेशेंस, उसे जवाब देती है, आंसर्स हिम। कवि की धैर्य शक्ति उसे जवाब देती है that God does not expect anything from man, कि भगवान कुछ भी उम्मीद नहीं करते मनुष्य से। भगवान कुछ उम्मीद नहीं करते मनुष्य से। The status of God is like a king, भगवान की स्थिति, स्टेटस, राजा के समान है। He has thousands of people to serve him, भगवान के पास तो हजारों लोग हैं जो भगवान की सेवा करने को तत्पर हैं। सर्व, सेवा। मैन इज ओनली एक्सपेक्टेड, मनुष्य से बस इतनी सी उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड, टू फुलफिल, कि मनुष्य पूरी करे, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, कि मनुष्य के ऊपर भगवान जो जिम्मेदारी डाले उसे मनुष्य ढंग से पूरी कर ले, उसी में भगवान प्रसन्न है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, आर लाइक अ माइल्ड योक, योक बोझा, बैल के जो वो बांधी जाती है ना, उसको योक कहते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य के कंधों पर भी जिम्मेदारियों का जो बोझ डाला जाता है उसे कवि योक कह रहे हैं। तो बस मनुष्य उसके ऊपर डाली गई जिम्मेदारी को ढंग से पूरी कर ले, उसी में उसका काम पूरा हो जाता है। उसको अलग से भगवान की कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास उनकी सेवा के लिए हजारों लोग पहले से मौजूद हैं। कोई पादरी है, कोई मौलवी है, कोई पंडित है,
वो तो पहले ही मौजूद हैं, हमेशा रेडी रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। आप और हम और जनसाधारण जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य इज गिवन, हर मनुष्य को दिया जाता है सम रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, कोई न कोई जिम्मेदारी उसे जीवन में दिया जाता है। द बेस्ट सर्विस टुवर्ड्स गॉड, सबसे अच्छी सेवा जो भगवान के प्रति हम कर सकते हैं, इज टू बी पेशेंट, कि हम धैर्य रखें, एंड फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, यही अर्थ है उस लाइन का। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इस कविता का आखिरी लाइन है। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े खड़े भगवान के आदेशों का इंतजार करते हैं, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। दिस लाइन इज द क्लाइमैक्स और सेंट्रल लाइन ऑफ द पोएम, ये लाइन क्लाइमैक्स है, सेंट्रल मतलब केंद्र, विचार, मेन पॉइंट जो कवि करना चाह रहे हैं वो इसी लाइन में, कि हमें जबरदस्ती चल के भगवान की सेवा नहीं करना है। जहां खड़े हैं वहां हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, बस उसको हम पूरा कर लें। देयर इज अ पैराडॉक्स इन दिस लाइन, पैराडॉक्स विरोधाभास। आज तक जो हम सुनते आए हैं उससे अलग हटकर हम कुछ सुन रहे हैं। अपन तो सोचते हैं सेवा का मतलब कुछ करो, कुछ करो, कोई कर्म करो, और कवि हमें कह रहा है चुपचाप खड़े रहो अपनी जगह, उसी में सेवा है। तो ये विरोधाभास है, कुछ करो नहीं, बस चुपचाप रहो, जहां हो, जिस हालत में हो वहीं रहो, वही सेवा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अ पैराडॉक्स इज अ स्टार्टलिंग स्टेटमेंट, पैराडॉक्स एक आश्चर्यजनक कथन होता है। स्टार्टलिंग, आश्चर्यजनक कथन होता है। बट इट हैज अ डीप मीनिंग, परंतु उसका गहरा अर्थ होता है। स्टैंडिंग एंड वेटिंग, खड़े खड़े इंतजार करना। रेफर टू पेशेंस, इसमें जिक्र है धैर्य शक्ति का। आप धैर्य रखो, खड़े रहो और इंतजार करो। स्टैंडिंग एंड वेटिंग। इफ अ मैन रिमेन्स पेशेंट इन लाइफ, यदि व्यक्ति जीवन में धैर्यशाली रह जाए, ही विल बी एबल टू ऑफर, वह दे पाएगा द बेस्ट सर्विस टुवर्ड्स गॉड, सबसे अच्छी सेवा भगवान के प्रति वह तभी दे पाएगा। अब हम जो आपके 4 नंबर वाले प्रश्न हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूं, पर अलग से आंसर्स मैंने नहीं लिखे, इन्हीं पॉइंट्स में से आपको निकालना है। मैं बता देती हूं कैसे। What does the poet ask himself, कवि अपने आप से क्या पूछते हैं? और या फिर what question does the poet put to himself, कवि अपने आप से क्या सवाल करते हैं?
या और हु आंसर्स द पोएट्स क्वेश्चन, कौन जवाब देता है हमारे कवि को, और व्हाट रिप्लाई, क्या जवाब, धैर्य शक्ति जिसने जवाब दिया उसने क्या जवाब दिया हमारे कवि को, व्हाट रिप्लाई डज पेशेंस गिव द पोएट, क्या जवाब दिया। आंसर पॉइंट 19 से लेकर 23 तक लिखें। 19 नंबर के पॉइंट से लेकर 23 नंबर के पॉइंट तक इन सारे प्रश्नों का जवाब है। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, जो अपने जिम्मेदारी का वहन ढंग से करे, इसका मतलब क्या है। आप आंसर में पॉइंट नंबर 23 to 26 लिखें। एक्सप्लेन, क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स इन द पोएम, इस कविता में विरोधाभास क्या है, या फिर लास्ट लाइन जो सोनेट का है उस पर कोई प्रश्न पूछा जाए, या फिर एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया इन द पोएम, मेन विचार क्या है इस पोएम का। तो आप पॉइंट्स 26 से लेकर एंड तक 33 तक लिख दें।